नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी अक्षरा और ये लेसन 2 है, अपना स्थान स्वयं बनाइए। इसमें आज हम लोग करेंगे भाषा की बात। भाषा की बात में व्याकरण आएंगे और इसमें जो व्याकरण बनते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। छोटे छोटे होते हैं, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, विशेषण है, संज्ञा है, इत्यादि ही है। लेकिन आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं से आपकी जो आगे आने वाली कॉम्पिटिटिव टेस्ट है ना, उसमें पूछे जाते हैं। जैसे कि टेट है, सुपर टेट है, सी टेट है, इत्यादि में इन्हीं से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपकी स्टार्टिंग है, तो यहाँ से आप शुरू कर लीजिए और बढ़िया से तैयारी करिए ताकि आगे के एग्जामिनेशंस के लिए आप तैयार हो सकिए। तो पर्यायवाची से देखिए शुरू करिए। ये पर्यायवाची शब्द है राजा। कह रहे निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो राजा का पर्यायवाची क्या होगा? राजा का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए नरेश, राजू को क्या बोलते हैं? नरेश। नृप, ठीक, राजू को बोलते हैं नरेश। नृप। रात, रात मतलब होता है रजनी। रजनी और निशा, रजनी, निशा। सोना, सोना मतलब स्वर्ण। सोना का मतलब स्वर्ण और कनक भी कहते हैं, ठीक है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बौराए जग, वो जो पाए बौराए जग, जो खाए बौराए, ये ऐसे है ना। तो ये जो है, इसमें भी कनक कनक 2 बार आई, यमक अलंकार है। कनक, एक कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे का अर्थ क्या होता है? सोना होता है। तो क्या है कि कनक, कनक का मतलब क्या हो गया? सोना। दूसरा क्या है? फिर देखिए सोना हो गया। फिर देखिए दिन, दिन को बोलते हैं दिवस, और दिवस बोलते हैं और क्या बोलते हैं? प्रभात, ठीक है। फिर देखिए खुश, खुश होना मतलब प्रसन्न और आनंदित, प्रसन्न और आनंदित। ये देखिए तो गलत हो गया, प्रसन्न और आनंदित। ये प्रसन्न और आनंदित, ठीक है। और ये देखिए निगाह, निगाह का मतलब होता है नज़र और दृष्टि, नज़र और दृष्टि। फिर देखिए क्या है? निम्नलिखित शब्दों के विलोम बनाइए। निम्नलिखित शब्दों के क्या करिए? विलोम लिखिए। तो निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखना है आपको, तो चलिए शुरू करते हैं। उन्नति, उन्नति का विलोम क्या होता है? अवनति। उन्नति का विलोम अवनति। कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब किसी के प्रति आभार प्रकट करना, तो क्या हो जाएगा इसका विलोम? कृतघ्न। ये आधा घ है, कृतघ्न। बेईमान, बेईमान का क्या हो जाएगा? ईमानदार। ठीक। अब हो जाएगा अमीर, अमीर का अपोजिट यानी विलोम क्या होगा? गरीब। अच्छा का बुरा। फिर देखिए क्या है कि फिर कह रहे हैं कि निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। विराम चिन्ह लगाने हैं आपको। विराम चिन्ह का मतलब समझ रहे हैं? ऐसे विराम चिन्ह का मतलब आपका खड़ी पाई से ही नहीं मतलब है। विराम चिन्ह का मतलब सिर्फ खड़ी पाई से ही नहीं है, आपका संबोधन वगैरह जितने भी आएंगे सब विराम चिन्ह आएगा। तो देखिए क्या है, ये देखिए पेन, पेंसिल और रबड़। तो देखिए 3 चीज़ें आ गई ना, पेन, पेंसिल और रबड़। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पेन और पेंसिल के बीच में कॉमा लगाएंगे। और रबड़ लिखने के साधन हैं, खड़ी पाई। ये देखिए विराम चिन्ह है, इसको लगाइए। क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर है? क्वेश्चन मार्क। ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, तो क्वेश्चन मार्क। वाह कितने सुंदर फूल खिले हैं, ये क्या है? संबोधन है। ये क्या है? आपका विस्मय है ना, तो संबोधन में करेंगे वाह कितने सुंदर फूल खिले हैं। गुरु शिष्य विद्यालय की शोभा है, तो गुरु और शिष्य, भाई और बहन, ये जब आए तो बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। कैसा चिन्ह? ये वाला चिन्ह लगाते हैं, योजक चिन्ह।
गुरु और शिष्य विद्यालय की शोभा हैं खड़ी पाई। ठीक है, और ये देखिए ये संबोधन है, संबोधन का चिन्ह ऐसे लगता है ना, ये ऐसे ये है, और योजक चिन्ह ऐसे होता है। भाई और बहन उसके बीच में भी चिन्ह योजक चिन्ह लगाएंगे आप। लेकिन गुरु शिष्य विद्यालय इत्यादि ऐसे आएगा, ढेर सारी चीज़ें आएंगी तो हम कॉमा लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार, हार गले में पहने जाने वाला माला भी होता है और हार मतलब पराजय भी होता है। सही बात है। अब ये देखिए कर, कर का मतलब क्या होता है? कर मतलब होता है टैक्स, और आपको अपने वाक्य में प्रयोग भी करना है, वो आप स्वतः करेंगे। अपने वाक्य में प्रयोग करिए, ऐसा प्रयोग करिए जिसमें टैक्स आए। ठीक है, और एक कर का मतलब क्या होता है? हाथ। अब ऐसा करिए कि उसके कर में चोट लग गई, यानी उसके हाथ में चोट लग गई। ठीक, कर का मतलब टैक्स और हाथ दोनों। मन का मतलब क्या होता है? मन का मतलब होता है हृदय। मन का मतलब हृदय, मन। और दूसरा होता है एक नाप तौल वाला, नापने के लिए एक चिन्ह, नापने के लिए प्रयोग होता है, नापने के लिए प्रयोग होता है मन। हाँ, एक मन गेहूँ देना। ठीक, इस तरह से। सोना, सोने का एक का मतलब क्या होता है? एक सोने की क्रिया है आपकी, सोना, सो जाओ। वो रोज़ सुबह 10 बजे सोती है। एक सोना क्रिया है, क्रिया सोना। और एक सोना क्या है? धातु है। ठीक है, एक धातु है, सोना चांदी हीरा जवाहरात। ठीक, एक पत्र, पत्र का मतलब होता है पत्ता, और एक पत्र का मतलब होता है चिट्ठी। ठीक है, एक पत्र का मतलब पत्ता और एक पत्र का मतलब चिट्ठी। अब इस पे आप वाक्य में प्रयोग करिए, जो जो अर्थ बनते हैं उसी में आप, उसी के आधार पर आप वाक्य में प्रयोग करेंगे पत्र को लेकर के। ठीक है, कर को लेकर ही 2 बार प्रयोग करेंगे। एक कर टैक्स, उसने आयकर नहीं भरा, हाँ उसके कर में चोट लग गई। मन, उसका मन बहुत ही सुंदर है, स्वच्छ है, पवित्र है, हाँ उसे एक मन गेहूँ चाहिए। सोना, वह 10 बजे सो जाती है, उसे सोना, वो उसे स्कूल में सोना प्राप्त हुआ। एक का अर्थ पत्र हुआ, वृक्ष से पत्र गिरता है, तो एक पत्र, हमें मेरे पापा का पत्र आया। इस तरह से आप वाक्य में प्रयोग करिए। ठीक है, आप अपना बनाइए और प्रयोग करिए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में आए हुए विशेषणों को रेखांकित कीजिए। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और उस संज्ञा या सर्वनाम को क्या बोलेंगे? हम विशेष्य बोलेंगे। तो अब इसमें अंडरलाइन करना है इसे। तो चलिए, बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। तो भैया जब संज्ञा से हम कैसे का जब प्रश्न करते हैं और हमें जो उत्तर मिलता है वही होता है हमारा विशेषण। तो नौकरी से प्रश्न करिए, नौकरी संज्ञा है, इससे प्रश्न करिए कैसे का, कैसी नौकरी छुड़ा कर लाया हूँ? तो बढ़िया। कैसी नौकरी छुड़ा के लाया हूँ? तो बढ़िया। तो बढ़िया क्या हो गया आपका? विशेषण हो गया। दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया। अब दफ्तर क्या है? दफ्तर क्या है आपका? संज्ञा है। दफ्तर क्या है? संज्ञा है। अब इस दफ्तर से प्रश्न करिए कैसे का, कैसा दफ्तर है? शाही दफ्तर है। तो शाही क्या हो गया? विशेषण हो गया। उन्होंने तेज आवाज़ में पूछा, आवाज़ क्या है? संज्ञा है। अब आवाज़ से आप प्रश्न करिए कैसी आवाज़? तेज आवाज़, तो तेज क्या हो गया? विशेषण हो गया। उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई, तो लिफाफा क्या है? संज्ञा है। अब लिफाफे से प्रश्न पूछिए कैसे का, कैसा लिफाफा? तो रद्दी लिफाफा। ये रद्दी क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो जहाँ जहाँ अंडरलाइन लगा हुआ है वो क्या है? विशेषण है। फिर देखिए, सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए। तो सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए। तो कमरा क्या है? यहाँ पे संज्ञा है, और कमरा कैसा है? बड़ा है। तो बड़ा क्या है? कमरा क्या है? संज्ञा है, और बड़ा क्या है? विशेषण है। तो बड़े पर अंडरलाइन कर लीजिए। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। लज्जा क्या है? विशेषण है, सॉरी संज्ञा है ना। लज्जा आपकी भाववाचक संज्ञा है,
तो अब लज्जा से आप प्रश्न करिए, कैसे, कैसी लज्जा? वो सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। सभी मंत्री, अच्छा देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पे देखिए, सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। तो सभी मंत्री क्या हुए या कैसे हुए? लज्जित हुए। तो लज्जित, देखिए यहाँ सभी मंत्री क्या हो गया? आपका संज्ञा हो गया। कैसे हुए? लज्जित हुए। तो लज्जित क्या हो गया आपका? यहाँ अंडरलाइन करिए, लज्जित नीचे। लज्जित क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो लज्जित में अंडरलाइन कर लीजिए। और कितने लज्जित हुए? बहुत लज्जित हुए, तो क्रिया विशेषण हो गया। बहुत क्रिया विशेषण हो गया और लज्जित विशेषण हो गया आपका। ठीक, अब इसे जानिए। रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़ एक शिल्पकृत गार्डन अर्थात उद्यान है जो भारत के चंडीगढ़ राज्य में स्थित है। चंडीगढ़ में कौन सा गार्डन स्थित है? रॉक गार्डन। ठीक, इसे मुख्यतः नेकचंद सैनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 40 एकड़ में फैले इस गार्डन को नेकचंद सैनी ने कूड़े करकट से बेकार वस्तु जैसे सिरामिक, प्लास्टिक, बोतलें, पुरानी तथा टूटी चूड़ियों, फ्यूज़ बल्ब, होल्डर तथा टूटी टाइल्स आदि से बनाया है। इस वजह से इसको बुक्स में, आपके बुक में लिख दिया गया है। आप इसको ज़रूर याद करिए कि ये जो नेकचंद सैनी गार्डन है ये कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में इसको याद करिए, कहाँ पर है और कितने एकड़ में फैला हुआ है? 40 एकड़ में। किन्होंने बनाया? नेकचंद ने बनाया। किन किन वस्तुओं से बनाया? फालतू वस्तुओं से, सिरामिक, प्लास्टिक बोतली, पुरानी तथा टूटी चूड़ियाँ इत्यादि, फ्यूज़ बल्ब, होल्डर, हाँ इस टूटी टाइल्स इत्यादि से ये गार्डन बनाया गया है। इस तरह से क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखे से आप याद करिए। तो दोस्तों ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है और अगले चैप्टर हम लोग एक निबंध देखेंगे, अपना स्थान स्वयं नहीं, आप भले तो जग भला। ठीक है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। उसमें बहुत सारे व्याकरण बनेंगे जो हम लोग छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। जो न समझ में आया ज़रूर पूछिए और मिलती हूँ अगले वीडियो में आपसे अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।